आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का नाम जब भी लिया जाता है तो ईरान की तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें सियासत, धर्म और क्रांति एक साथ दिखते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक क्रांति की नहीं है, बल्कि एक इंसान के बनने की कहानी भी है। खुमैनी कौन थे? वे सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक थे। उनका जन्म 1902 में ईरान के एक छोटे से शहर खुमैन में हुआ था। उनका पूरा नाम रूहुल्लाह मुसावी खुमैनी था। उनके नाम के साथ जुड़ा खुमैनी उनके शहर की पहचान है, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। यह यात्रा उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता के पद तक ले गई, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। उनका बचपन आसान नहीं था। जब वे महज 5 महीने के थे, तब उनके पिता की हत्या कर दी गई। इस घटना ने उनके परिवार पर गहरा असर डाला। उनकी मां और फूफी ने मिलकर उनकी परवरिश की। कहते हैं कि बचपन के हालात इंसान की शख्सियत को गढ़ते हैं। खुमैनी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने बचपन से ही मुश्किलों का सामना करना सीखा। परिवार में धार्मिक माहौल था, इसलिए उनका रुझान बचपन से ही इस्लामी तालीम की तरफ हो गया। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई अपने घर पर और अपने शहर के मकतबों में की। ये वो नींव थी जिस पर आगे चलकर उनके गहरे इल्म और फलसफे की इमारत खड़ी होने वाली थी। अपनी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए खुमैनी पवित्र शहर कुम चले गए। कुम उस वक्त इस्लामी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। वहां उन्होंने आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी यज़दी जैसे बड़े विद्वानों से तालीम हासिल की। उन्होंने सिर्फ कुरान और हदीस नहीं पढ़ा, बल्कि इस्लामी कानून, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र की गहराइयों को भी समझा। वे प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिकों से भी प्रभावित थे। इस पढ़ाई ने उन्हें एक आम मौलाना से कहीं ज्यादा एक विचारक और विद्वान बनाया। उनकी सोच में धर्म और सियासत का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है, जिसकी झलक उनके बाद के कामों में साफ दिखाई देती है। खुमैनी सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि पढ़ा भी रहे थे। कुम के मदरसों में वे एक काबिल उस्ताद के तौर पर जाने लगे। उनके छात्र उनसे बहुत प्रभावित थे। वे उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि उन्हें समाज और सियासत के बारे में सोचने के लिए भी उकसाते थे। वे कहते थे कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि यह जिंदगी जीने का एक पूरा निजाम है। यही सोच उनकी राजनीतिक सक्रियता का आधार बनी। वे मानते थे कि जब समाज में अन्याय हो रहा हो, तो एक धार्मिक विद्वान का चुप रहना गुनाह है। उनकी यही सोच उन्हें जल्द ही ईरान के शाह की ताकतवर हुकूमत के सामने खड़ा करने वाली थी। 1960 का दशक ईरान के लिए बड़े बदलावों का दौर था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी देश को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सफेद क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन नाम से सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। इन सुधारों में जमीन का बंटवारा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार और पश्चिमी कानूनों को लागू करना शामिल था। ऊपर से देखने में यह सब अच्छा लग सकता है, लेकिन खुमैनी और कई दूसरे धार्मिक नेताओं को इसमें ईरान की इस्लामी पहचान पर हमला नजर आया। उन्हें लगा कि शाह अमेरिका और पश्चिमी देशों के इशारे पर ईरान की संस्कृति को तबाह कर रहे हैं। खुमैनी ने इन नीतियों का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। उनका विरोध तब और मुखर हो गया जब शाह ने एक ऐसा कानून पास किया जिससे अमेरिकी सैनिकों को ईरान में राजनयिक छूट मिल गई। इसका मतलब था कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक ईरान में कोई अपराध करता तो उस पर ईरान का कानून लागू नहीं होता। खुमैनी ने इसे ईरान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कुम में एक जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने शाह की तुलना इस्लाम के दुश्मनों से की। उन्होंने कहा, क्या हमारी गरीबी को दूर करने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना जरूरी है? क्या इस कर्ज की कीमत हमारी आजादी है? यह भाषण आग की तरह फैल गया और आम लोगों में शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। शाह की हुकूमत को यह खुली चुनौती बर्दाश्त नहीं हुई। 1963 में आशूरा के दिन खुमैनी ने एक और ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सीधे शाह को चेतावनी दी। इसके बाद 5 जून 1963 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पूरे ईरान में दंगे भड़क गए। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और शाह के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सरकार ने इस विरोध को बेरहमी से कुचल दिया। सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने खुमैनी को एक स्थानीय धार्मिक नेता से एक राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। अब वे सिर्फ एक आयतुल्लाह नहीं थे, बल्कि शाह के जुल्म के खिलाफ एक आवाज बन चुके थे। लगभग 8 महीने जेल में रहने के बाद खुमैनी को रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना विरोध बंद नहीं किया। वे लगातार शाह की नीतियों की आलोचना करते रहे। सरकार समझ गई थी कि उन्हें ईरान में रखकर शांत करना मुश्किल है, इसलिए नवंबर 1964 में उन्हें जबरदस्ती देश से निकालकर तुर्की भेज दिया गया।
शाह को लगा कि देश से दूर रहकर खुमैनी का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। निर्वासन ने खुमैनी को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा ताकतवर बना दिया। यहीं से उनकी क्रांति की असली कहानी शुरू होती है, जो सरहदों के पार भी अपनी आवाज पहुंचाने वाली थी। तुर्की में 1 साल बिताने के बाद खुमैनी इराक के पवित्र शहर नजफ चले गए। नजफ शिया मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र था। यहां रहकर उन्हें अपने विचारों को फैलाने की ज्यादा आजादी मिली। निर्वासन के ये साल उनके लिए सोचने और लिखने के साल थे। उन्होंने इस समय का इस्तेमाल अपने सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत को विकसित करने में किया। यह सिद्धांत था विलायत ए फकीह, यानी इस्लामी न्यायविद का शासन। इस सिद्धांत के मुताबिक जब तक इस्लामी पैगंबर के वंशज यानी इमाम दुनिया में मौजूद नहीं है, तब तक समाज का नेतृत्व एक योग्य और न्यायप्रिय इस्लामी विद्वान को करना चाहिए। यह एक क्रांतिकारी विचार था। यह विचार नया नहीं था, लेकिन खुमैनी ने इसे एक राजनीतिक हकीकत बनाने का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि एक इस्लामी सरकार ही सच्ची न्यायप्रिय सरकार हो सकती है। उन्होंने दलील दी कि शाह की राजशाही गैर इस्लामी है और उसे हटाना हर मुसलमान का फर्ज है। उन्होंने अपनी इन बातों को किताबों और भाषणों में दर्ज किया। उनकी सबसे मशहूर किताब इस्लामी हुकूमत इसी दौर में लिखी गई। ये किताब ईरान में क्रांति का वैचारिक आधार बनी। खुमैनी अब सिर्फ शाह का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक वैकल्पिक सरकार का पूरा मॉडल पेश कर रहे थे, जो लोगों को आकर्षित कर रहा था। सवाल यह था कि ईरान से हजारों मील दूर बैठकर वे अपने विचार लोगों तक पहुंचाते कैसे थे। इसका जवाब था टेक्नोलॉजी। उस जमाने में कैसेट टेप एक नई चीज थी। खुमैनी के भाषणों को टेप पर रिकॉर्ड किया जाता और फिर उनकी हजारों कॉपियां बनाकर चोरी छुपे ईरान भेजी जाती थीं। ये कैसेट टेप मस्जिदों, बाजारों और घरों में सुने जाते। लोगों ने पहली बार किसी धार्मिक नेता को इतनी बेबाकी से सियासत पर बात करते सुना। उनकी आवाज हर घर में गूंजने लगी। शाह की खुफिया पुलिस सावाक इन टेपों को रोकने की पूरी कोशिश करती, लेकिन वे नाकाम रहे। ये आवाज का एक ऐसा नेटवर्क था जिसे सरकार तोड़ नहीं पाई। निर्वासन के दौरान खुमैनी का रुतबा लगातार बढ़ता गया। ईरान में जो लोग शाह की हुकूमत से नाखुश थे, चाहे वे धार्मिक हों, छात्र हों या व्यापारी, उन सभी को खुमैनी में एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। वे एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो न तो अमेरिका से डरता था और न ही सोवियत संघ से। उनका नारा था न पूरब न पश्चिम, सिर्फ इस्लामी गणराज्य। यह नारा ईरान के लोगों को बहुत पसंद आया, जो विदेशी ताकतों के दखल से परेशान हो चुके थे। 1978 में इराक की सरकार ने ईरान के दबाव में आकर खुमैनी को देश छोड़ने के लिए कहा। वे पेरिस चले गए, जो जल्द ही उनकी क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनने वाला था। पेरिस पहुंचते ही खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरों में आ गए। दुनिया भर के पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने के लिए आने लगे। अब उनकी आवाज सिर्फ कैसेट टेप के जरिए नहीं, बल्कि बीबीसी और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय चैनलों के जरिए ईरान पहुंच रही थी। इस बीच ईरान में हालात तेजी से बदल रहे थे। शाह के खिलाफ प्रदर्शन हर दिन बड़े होते जा रहे थे। लोग सड़कों पर खुमैनी की तस्वीरें लेकर निकलते थे। खुमैनी रहबर, यानी खुमैनी हमारे नेता हैं का नारा पूरे देश में गूंज रहा था। शाह की सरकार ने गोलियां चलाईं, हजारों लोगों को मार डाला, लेकिन विरोध की आग बुझने के बजाय और भड़क गई। यह एक ऐसी लहर थी जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। जनवरी 1979 में जब शाह को लगा कि अब वे हालात को काबू नहीं कर सकते, तो वे छुट्टियों पर देश छोड़कर चले गए। वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। शाह के जाते ही ईरान में जश्न का माहौल बन गया। अब बस इंतजार था खुमैनी की वापसी का। 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी 14 साल के निर्वासन के बाद वतन वापस लौटे। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर लाखों लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। यह एक ऐतिहासिक पल था। लोगों को लग रहा था कि वे सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि अपनी आजादी और अपने भविष्य का स्वागत कर रहे हैं। उस दिन से ईरान की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। खुमैनी की वापसी के 10 दिन बाद ही शाह की बची खुची हुकूमत और सेना ने भी घुटने टेक दिए। ईरान में 2500 साल पुरानी राजशाही का अंत हो गया। इसके बाद एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 98% से ज्यादा लोगों ने इस्लामी गणराज्य के पक्ष में वोट दिया। आयतुल्लाह खुमैनी को देश का सर्वोच्च नेता बनाया गया। यह एक ऐसी क्रांति थी जो बिना किसी बड़ी सेना या बाहरी मदद के सिर्फ एक नेता की आवाज और लोगों के भरोसे पर कामयाब हुई थी। इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और मध्य पूर्व की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया।
निष्कर्ष में आयतुल्लाह खुमैनी का जीवन एक साधारण मौलाना से एक क्रांतिकारी नेता बनने की असाधारण कहानी है। उनकी जिंदगी दिखाती है कि कैसे मजबूत इरादे और विचार हुकूमतों को भी झुका सकते हैं। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में देखते हैं जिसने ईरान को विदेशी ताकतों के चंगुल से आज़ाद कराया और देश को उसकी इस्लामी पहचान वापस दिलाई। वहीं उनके आलोचक उनके शासन को कट्टर और दमनकारी मानते हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आयतुल्लाह खुमैनी 20वीं सदी के एक ऐसे किरदार थे जिनके फैसलों का असर आज भी ईरान और पूरी दुनिया पर महसूस किया जाता है।